तो सलीम साहब, आपने आपने अगेन उनके बारे में काफ़ी ऐसा बोला है कि उनकी करेज और उनके गट्स देखकर आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। आई फील लाइक यू हैड अ लॉट ऑफ, आई मीन एटलीस्ट जो-जो आप लिखते थे, जहाँ-जहाँ लिखा है आपने, मुझे तो ये समझ आ रहा है कि आपके अंदर भी एक एंगर था, जो आप दैट यू वर जरूर आल्सो। रहा होगा, जरूर रहा होगा, जरूर होगा। शायद हम दोनों में ही था। उनमें क्यों था, इसकी वजह वो बेहतर जानते होंगे। मुझे तो दिखाई देता है बिकॉज ऑफ माय सर्कमस्टेंसेस एंड बिकॉज आई was totally on my own and I felt let down by my father, rightly or wrongly, that is not the point. But so obviously there was anger in me. अब वो कितना काम आया राइटिंग में मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल था ऐसा। अब सलीम साहब से क्या सीखे? एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ मैन, आपने क्या सीखा उनसे? मैंने उनसे करेज सीखी कि डरो मत, क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, फिर नुकसान ही हो जाएगा ना, नुकसान के लिए तैयार रहो। अच्छा ठीक है, नुकसान होगा, अब क्या बचा। तो इस मामले में ही I was angry but within a shell. He took me out of that shell and make me breathe more freely. वाह! ये उनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। वाह! सर, ईगो, हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेल ईगो बहुत बड़ा है। आपके आपकी तो ऐसी पार्टनरशिप रही है जो जिसने दैट हैज़ डिफाइंड हिंदी सिनेमा। ये आप उस समय कैसे नेविगेट करते थे एक ग्रेसफुली, आपने दो आदमी कैसे एक वर्ड आपने बोला, ईगो। ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड मिसकंस्ट्रूड वर्ड, ईगो, because perhaps the boundaries are very porous. कौन चीज कहाँ खत्म हुई, कहाँ शुरू हुई, बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना। What is the difference between self-respect and arrogance? What is the difference between self-confidence and total lack of flexibility? मैं आपको एक सिंपल तरकीब है, ये लिटमस टेस्ट है, बताइए। सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी अपनी ईगो बड़े आदमी के सामने रखता है, एरोगेंट आदमी अपनी ईगो छोटे आदमी के सामने रखता है। सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन इज टॉलरेंट टुवर्ड्स द वीक पर्सन, but an arrogant man is intolerant of the weak and submissive in front of the strong. सेल्फ रिस्पेक्ट का आपका टेस्ट कमजोर के साथ थोड़ी है, सेल्फ रिस्पेक्ट का टेस्ट आपका पावरफुल के साथ है। यार ये बहुत बड़े आदमी हैं, नहीं इनके यहाँ तो मैं नहीं झुक सकता, देखा जाएगा। वहां तो पैर पकड़ लेते हैं, और जो वीकर है उसको बताते हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरी ईगो क्या है। दैट इज कंसीट, दैट इज एरोगेंस। आपने आपकी इतनी लंबी पार्टनरशिप चली, और जब आपने एक दूसरे के साथ काम करना बंद किया, उसके बाद भी आप बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। हाँ नहीं, खैर वो जो रिलेशनशिप थी वो तो नहीं रही, अब तो मुलाकात कभी कभार होती है, लेकिन ये कि एक बेसिक डिसेंसी जो आपकी अपब्रिंगिंग में डाली जाए वो तो रहती है। तो कोई हमने उसका बहुत तमाशा नहीं बनाया और उसका एक भरम रखा, जो रखना चाहिए, शरीफ लोग ऐसे ही करते हैं। वो क्यों, उससे बेहतर मिसाल तो है मेरी एक्स वाइफ की। आमतौर से शादी टूटे वो भी 11 साल के बाद, तो things can become very ugly. For a while there was a tension because obviously she was hurt, but gradually things changed and today we are best of friends. अगर आप मुझे बोलेंगे 3 अच्छे दोस्तों का नाम बताओ, तो एक तो मैं हनी का नाम लूंगा, 2 सोचूंगा, और यही हनी की साइड है that she has total confidence in me. जी. And we share jokes, we share emotional moments, we are best of friends. सर, आपने काफ़ी ऑनेस्टली अपने अल्कोहलिज्म के बारे में बात की, उस समय जो हुआ करता था आपके साथ।
मुझे हमेशा से ये समझ थी और मुझे लगता था एक ज़माने में कि आप सब्सटेंस अब्यूज़ या फिर शराब या ड्रग्स तब लेते हैं जब आप एज़ अ मैन एक्सप्रेस ना कर पाएँ। अगर आपके अंदर बॉटल्ड अप इमोशन हो। पर आप तो तो शायद थे बॉटल अप इमोशन, वो जो एंगर जिसकी आप बात करते हैं, हुँ, वो बिटरनेस जो आप उसकी बात करते हैं, बॉटल अप था। एंड दैट इज व्हाई आफ्टर ड्रिंकिंग क्वाइट ऑफन आई यूज्ड टू बिकम वेरी ऑफेंसिव, जो कि मैं अदरवाइज बिल्कुल नहीं हूँ, न था। इन माय सोबर मोमेंट्स नहीं होता था कभी। हुँ, तो वो पी के कोई एक दूसरा डेविल निकल आता था। हुँ, uh, तो मैंने जिंदगी में दो चार जो अच्छे काम किए उनमें से एक ये है कि 91 31st of July 91, that was the last time I drank and never drank again. Never took a sip of champagne. हुँ, जो cheers करते वो करते वो भी नहीं, मैंने होटल लगाया। हुँ। बट आपको एक्सप्रेसिव आप वैसे ही थे, आप शेरो शायरी भी लिखते थे? नहीं नहीं, मैंने वो लिखना भी बहुत, पोइट्री मैंने लिखना उस उम्र में शुरू की जिस उम्र में आमतौर से लोग पोइट्री लिखना छोड़ देते हैं। हुँ, आई वॉज परहैप्स 30। अब ये तो सारे बड़े बड़े पोएट्स को आप जब देखेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ देयर वर्क इज इन देयर लेट टीज एंड 20s। हुँ, 20s इज द मोस्ट फर्टाइल डिकेड फॉर पोइट्री। हुँ, मैं आपको कई घंटे तक दूसरों की पोइट्री सुना सकता हूँ, जबानी है, हुँ, लेकिन मैंने लिखा नहीं। उसके दो रीजन थे। एक तो इग्नोरेंस में एक बड़ी करेज है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप बहादुर हो जाते हैं, जी, लेकिन अगर आपको मालूम है कि वाकई अच्छी पोइट्री क्या है, हुँ, तो यू गेट इंटिमिडेटेड हुँ, कि मैं ऐसा अच्छा लिख पाऊंगा क्या, मैं भटीसर तो नहीं लिख दूंगा। एक दूसरे है कि जब बनिया का लड़का बाप से लड़ता है तो दुकान पे नहीं बैठता, तो अब शायर का लड़का जब बाप से लड़ेगा तो शायरी नहीं करेगा। हुँ, सो मैंने उनकी जिंदगी में तो नहीं की। हुँ, फिर when he passed away 1976, उसके साल 2 साल बाद मैंने शुरू कर। वो क्या होता है, यू कांट बी इन वॉर विद समबडी हु इज डेड, हुँ। वो पॉसिबल नहीं है। तो वो डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ। आप काफ़ी बार ये बात कर भी चुके हैं एंग्री यंग मैन के बारे में, बट आपसे अगर बात हो रही है तो उसके बारे में बात ना हो ऐसा तो जायज़ नहीं है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्या चल रहा था इंडिया के अंदर हालातों का कि आपके पास राजेश खन्ना है जो इतने चंचल हैं, इतने लड़कियों को इतने पसंद हैं, ही इज़ द टीनी बॉपर स्टार इन दैट सेंस, और उसी के बिल्कुल इर्द-गिर्द उसके जस्ट बाद में आप एक एंग्री यंग मैन आ गया। मतलब इतना क्या डिफरेंस क्या हुआ था ऐसा कि सडनली फ्रॉम राजेश खन्ना बीइंग द सुपरस्टार हम अमिताभ बच्चन पे बीइंग अ सुपरस्टार पहुंच गए थे? आपने कभी सोचा इसके बारे में क्या क्या रीजन था इसका? भाई देखिए, अभी तो उसके ऊपर बहुत ही लिखा गया है। एग्री यंग मैन इमेज पे हिंदुस्तान में भी, जी। हिंदुस्तान से बाहर भी, फ्रांस में भी, बर्कली यूनिवर्सिटी में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में, ये वो, और बहुत उसको एनालाइज किया गया है। और उसका सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो पॉलिटिकल ब्ला ब्ला ब्ला, क्या कॉजेस थे, व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच क्रिएटेड दिस। हमको तो कुछ पता नहीं था। जी। हम लोगों को ये कैरेक्टर, ये कहानी अच्छी लगी। ये बेसिक कैरेक्टर तो सलीम साहब ने बताया था। ये जो जंजीर है, वो 2-3 उसके हाइलाइट्स थे जो सलीम साहब ने मुझे सुनाए थे। तो एंग्री यंग मैन एक्चुअली अगर आप देखें तो पहली बार नहीं आया जंजीर में। बिल्कुल। बिरजू जो था, मदर इंडिया जी। मदर इंडिया, वो भी एंग्री यंग मैन था। हम्म, गंगा जो था, वो भी एंग्री यंग मैन था, बट दे वर डाइल्यूटेड। हम्म, उनको रोमांस भी दिया गया था, उनको गाने भी दिए गए थे, उनको कॉमेडी भी दी गई थी। हम्म, हमने नहीं दिया। हमने टोटली अनडाइल्यूटेड, टोटली कॉन्सेंट्रेटेड एंग्री यंग मैन पहली बार आया। ये कभी नहीं आया था। वो आता था तो उसमें वो बाकी सारे एलिमेंट डाल के वो खिचड़ी बन जाती थी। हमने नहीं किया। वो चाहे त्रिशूल हो, चाहे ये हो, चाहे शक्ति हो। हमने जब एंग्री मैन लिया तो हम उससे वफादार रहे, उसके कैरेक्टर से। वो बड़ी मुश्किल से गई प्रकाश मेहरा ने ली। आज प्रकाश मेहरा इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। He went to from A to Z every star and nobody was willing to do it. He took an actor who was at almost a kind of a negative actor that time called Amitabh Bachchan, but made the same story. Yeah. गट्स चाहिए, कहना आसान है।
हमने तो लिखी थी कागज से और पेन से, वो तो अपना पैसा रख रहा था ना, अपने ही वाज पुटिंग हिज माउथ वेयर मनी वेयर हिज माउथ इज। सर आप जब अब वापस रिफ्लेक्ट करते हैं इस पे, अब तो आपने खुद ही कहा है कितना लोगों ने एनालाइज किया है, पर इसकी एंग्री यंग मैन की लेगेसी आप कैसे सोचते हैं हिंदी फिल्मों में लेकर? क्योंकि अरे वो क्या होता है, एवरी कैरेक्टर, एवरी फैशन, every philosophy, every vogue becomes its own cartoon. Ultimately, अपना ही कैरिकेचर बन जाता है, और वही एंग्री यंग मैन के साथ हुआ। अब लोगों ने उसकी कॉपी करना शुरू की, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन सिर्फ एंग्री नहीं था, वो डीपली हर्ट था। अमिताभ बच्चन के जब आप सीन्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज अ मैन हु इज डीपली हर्ट एंड दैट्स व्हाई ही इज एंग्री। दे डिड नॉट बॉदर अबाउट दैट हर्ट एंड दे मेड द कैरेक्टर एंग्री। वो एरोगेंट लगता है, तो उसकी कॉपीज बहुत की गई मगर दे डिड नॉट वर्क, बिकॉज उसमें वो अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की और अमिताभ बच्चन के परफॉर्मेंस की डेप्थ ही नहीं थी। आप देखिए दीवार, देखिए रंजीत, देखिए, ही इज गेटिंग एंग्री नॉट बिकॉज ही इज पावरफुल, नॉट बिकॉज ही इज प्रिविलेज्ड, बिकॉज ही इज हर्ट। तो उस गुस्से में आंसू थे। उस समय अपने बच्चन साहब से आपकी बात होती थी कि ये क्या बन रहा है हमारे साथ? उनका क्या थॉट था कि he was the one who was being given these roles repeatedly? विजय बन गया था एंग्री यंग मैन। हाँ, तो we were almost like a team, you know. तो वो तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, और ही ऑल्सो वुड टेक इट फॉर ग्रांट कि भाई ये तो मैं ही करूंगा या ये यही करेंगे। लिख रहे हैं तो हम किस एक्टर के लिए, उन्हें मालूम है कि मुझे यही करना है, अगर सलीम जावेद ने लिखा है तो ठीक है। तो वो उस तरह की टीम थी जब तक रही। और राइटर जो थे बड़े फिनिकी होते हैं, वो हमेशा शिकायत करते रहते, अरे साहब मैंने क्या लिखा था, क्या बोल दिया उसने, बात ही नहीं बनी। मेरा तो उल्टा है, मुझे तो कई सीन ऐसे लगते हैं कि वो इतने अच्छे थे नहीं डायलॉग जितने अमिताभ बच्चन ने बना दिए कई जगह। जैसे बताइए। मतलब जैसे शान में एक सीन था जहाँ वो परवीन भाभी के साथ भागता है, फिर पुलिस रोक लेती है, एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट गुलाब चंद एंड फूल चंद, द वे ही हैज परफॉर्म्ड इट। अगर यही सीन किसी ऑर्डिनरी एक्टर को आप देते थे इतना अच्छा नहीं होता। जी जी जी। एक और फिल्म है अमिताभ बच्चन का चूंकि जिक्र निकला है, मिली, nobody mentioned it. I consider Millie one of his finest performances. And he was an angry young man in that. Brilliant performance. But nobody talks. Main character जया जी का था, and she was also fantastic. तो वो सारा attention जया जी को मिल गया। ये बहुत कमाल का काम किया था। जैसे दीवार, त्रिशूल, जंजीर की आप बात करें, उसके साथ आप मिली की भी बात किया कीजिए, बहुत अच्छा काम। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.